हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो ज्योग्राफी का चैप्टर 15 है उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी पर जीवन। हम सभी जानते हैं कि हम जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, उसी पर जीवन संभव है, इसलिए हम इसी ग्रह पर रहते हैं। सबसे पहले आप देखिए जयमंडल क्या होता है। जैवमंडल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जैव जो सजीव या असजीव, जो सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के जीव रहते हैं उसे जैवमंडल कहते हैं। अब देखिए सभी पेड़ पौधे, जंतुओं, प्राणियों, जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीवी यानी कि जो भी अपघटक या जितने भी छोटे छोटे जीव हैं, उनसे लेकर जितने भी बड़े बड़े जीव हैं, वो सारे ही जैव जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर रहते हैं, उसे जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल तथा इसके घटक पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, इन्हें देखते हैं हम। सबसे पहले पारिस्थितिकी, जिसे इकोलॉजी भी कहते हैं। जो जो ग्रीक भाषा के दो दो शब्द है, आइकोस और लॉजी, उनसे मिलकर बना है। लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान और आइकोस का अर्थ होता है जीव जंतु, यानी जीव जंतुओं का ऐसा विज्ञान जो कि हमें बताता है। यानी जो पारिस्थितिकी होता है ये विज्ञान से संबंधित होता है, यानी ऐसा जो पारिस्थितिकी का जो अर्थ होता है वो विज्ञान की उस शाखा से होता है जिसमें जितने भी पृथ्वी पर जितने भी पौधे, जीव जंतु, उनकी जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है उनका अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। अब देखिए पारिस्थितिकी विज्ञान। जर्मन प्राणी शास्त्र अर्नेस्ट हक्कल ने 1869 में पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि एक जर्मन प्राणी शास्त्र अर्नेस्ट हक्कल थे, वो उन्होंने इनकी डेफिनेशन सबसे पहले दी थी और वो पारिस्थितिक विज्ञान के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। जैव व अजैव घटकों के परस्पर संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ये डेफिनेशन आप याद रखना यहाँ से। जैव व अजैव घटकों यानी कि जितने भी जीवित प्राणी और जितने भी अजीवित प्राणी, दोनों ही प्रकार के प्राणी हमारे उसमें हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उन्हें पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। अब देखिए पारिस्थितिकी अनुकूलन। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण व विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं। पारितंत्र क्या होता है? ऐसे जैविक जीव और अजैविक जीव दोनों मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र यानी जो जीवित जीव होते हैं उनका जो अजीवित जो जैविक संसाधन होते हैं उनका अजैविक संसाधन से गहरा संबंध होता है, वो पारितंत्र कहलाता है। अलग अलग प्रकार के पौधे व जीव जंतु धीरे धीरे उसी पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं अर्थात स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं। इसी को पर्यावरण अनुकूल वो पारिस्थितिकी अनुकूलन कहते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है। जो पारितंत्र होता है यानी कि अगर एक तालाब है, उसके अंदर जो मछलियाँ या बिच्छू, मेंढक वगैरह जो भी जितने भी जैविक जीव है, वो सब उससे उनका तालाब से गहरा संबंध है, तो वो उनका पारितंत्र है। जैसे चारागाह होता है तो उसमें जितने भी जीव चारा खाते हैं तो उनका उससे संबंध होता है, तो वो पारितंत्र कहलाता है। अब देखिए बायोम। बायोम क्या होता है? अब सिंपल भाषा में समझिए। कोई भी अगर भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कोई भी छोटा सा क्षेत्र है, उसमें जितने भी वन, मरुस्थल, घास भूमि, जलीय भूभाग, पर्वत, पठार, ज्वार ज्वारनद क्या है इसका ज्वारनदमुख, प्रवाल भित्ति, कच्छ व दलदल आदि, ये जितने भी प्रकार के ये वन वगैरह या फिर जितने भी घास भूमि जिन इनकी जो प्रजातियां पाई जाती है, वो किसी भी क्षेत्र में पाई जाती हो, या तालाब में या फिर किसी स्थल पर पाई जाती हो या फिर किसी भी भौगोलिक क्षेत्र पर पाई जाती हो, तो उसे बायोम कहते हैं। आप सीधे सीधे याद रखिए कि जीव जंतुओं की या पौधों की ऐसी प्रजाति जो किसी भौगोलिक क्षेत्र पर पाई जाती है उसे बायोम कहते हैं। इसे सिंपल डेफिनेशन में याद। अब देखिए पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है?
किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल तथा वायु से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह है वह पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हो उसे पारितंत्र कहा जाता है। यानी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो जीव होते हैं उनका किसी भी प्रक्रिया से अंतर संबंध हो, यानी कि जिन प्रक्रिया से उनको भोजन मिलता है उससे उनका संबंध, गहरा संबंध स्थापित है तो वो पारितंत्र कहलाता है। अब पारितंत्र भी कई प्रकार के होते हैं जिनमें स्थलीय पारितंत्र होता है और जलीय पारितंत्र। मुख्य रूप से दो पारितंत्र होता है, यानी कि स्थलीय पारितंत्र पर वो जीव जो कि स्थल पर रहकर अपना भोजन बनाते हैं, और जलीय में जैसे मछलियाँ वगैरह ये जल में ही अपना भोजन बनाती हैं। तो जो स्थल पर रहते हैं उनका संबंध उस चीज़ से है, और जो जलीय पारितंत्र में जो जीव रहते हैं उनका संबंध जल से है। आप देखिए स्थलीय पारितंत्र को पुनः बायोम में विभक्त किया जा सकता है। बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है। बायोम यानी कि एक ऐसा समुदाय है जिसमें पौधे और प्राणी आते हैं जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। वर्षा, तापमान, आर्द्रता व मिट्टी आदि बायोम की प्रकृति तथा सीमा निर्धारित करते हैं। विश्व के प्रमुख पारितंत्र में वन, घास मैदान, मरुस्थल, तट तथा टुंड्रा प्रदेश शामिल है। इनके अलावा ज्वारानंदमुख, ज्वाल, प्रवाल भीति, महासागरीय नितल भी इसमें शामिल होते हैं। जो स्थलीय पारितंत्र होता है इनमें ये सब जितने भी प्रकार के ये वन, घास के मैदान, जितने मरुस्थल, जितने भी जीव जंतु जो स्थल पर पाए जाते हैं जिनका मिट्टी से गहरा संबंध होता है वो स्थलीय पारितंत्र में आते हैं। अब देखिए जलीय पारितंत्र में, जलीय पारितंत्र को समुद्री पारितंत्र व ताजे जल के पारितंत्र में बांटा जाता है। यानी कि एक तो जो ताजे जल का समुद्र होता है और एक खारे पानी का जो समुद्र होता है, वो इन दोनों को अलग अलग में बांटा गया है। समुद्री पारितंत्र में महासागरीय, ज्वारानंदमुख, प्रवाल भीति पारितंत्र सम्मिलित है। ताजे जल के पारितंत्र में झीलें, तालाबें, सरिताएं व कच्छ व दल शामिल है। यानी कि जो खारे पानी के जो समुद्र हैं उनमें बड़े बड़े महासागर जितने भी हमारे वो ओशियन हैं वो शामिल है, और जो ताजे पानी के जो ताजे पानी के जो है वो उसमें तालाब, सरिताएं, जितनी भी नदियाँ है वो जो उनमें ताज़ा पानी होता है उन्हें इसमें बांटा गया है। अब देखिए कारक दो प्रकार के होते हैं, अजैविक और जैविक। जैविक में तीन आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और अजैविक में वायु, हवा, जितने भी अजैविक घटक हैं वो इसमें अजैविक कारक में आते हैं। अजैविक का मतलब है जिनमें जीव नहीं है, और जैविक का मतलब है जिनमें जीव हैं। अजैविक कारकों में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति व कार्बनिक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम आदि सम्मिलित है। ये सब अजैविक कारक में आता है जिनमें यानी जीव नहीं होता। जैविक कारक में जिनके अंदर जीव होता है, इसमें पर्यावरण के सभी जैविक तत्व शामिल है। यानी जितने भी मनुष्य, जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु है वो सब जैविक कारक के अंदर आते हैं। जीवमंडल के जैविक घटकों में सूक्ष्म जीवों से लेकर पक्षी जगत, स्तनपायी यानी जो स्तन पर रहते हैं, जल थलचारी जो जल में रहते हैं, रेंगने वाले प्राणी भी सम्मिलित है। मनुष्य भी इसी जैविक घटक का एक उदाहरण है, यानी हम भी जैविक घटक ही है। यह सभी जीवित प्राणी अन्योन्याश्रित है, इसलिए इन्हें उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक की श्रेणी में बांटा गया है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए आप उत्पादक कौन होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो उत्पादक होता है। यानी पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से स्वयं बनाते हैं तो उसे उत्पादक कहा जाता है। तो इसे पढ़ लीजिए, उत्पादक ऐसे जीव है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वयंपोषी जीवधारी भी कहा जाता है। ये प्राथमिक उत्पादक भी कहलाते हैं। जैसे पौधे, शैवाल, घास इत्यादि जितने भी ये पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक का मतलब जो अपना माल खुद बनाता है, यानी कि अपना खाने का सामान खुद बनाता है, वो उत्पादक होता है। अब देखिए उपभोक्ता,
जो उत्पादक द्वारा बनाया गया जो सामान है उनका उपभोग करता है, तो वो उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता को भी 3 श्रेणियों में बाँटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक में वो आते हैं जो शाकाहारी होते हैं, द्वितीय में जो आते हैं जो मांसाहारी होते हैं और तृतीयक में जो आते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, यह जीव अपने भोजन की आपूर्ति के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसमें जो सभी शाकाहारी जीव होते हैं जो पौधों पर ही निर्भर होता है, जिनमें टिड्डा, भेड़, बकरी, खरगोश इत्यादि, ये सब जीव उसमें प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। अब देखिए द्वितीयक उपभोक्ता जो कि मांसाहारी होते हैं, यह अपना भोजन दूसरे जीवों को मारकर प्राप्त करते हैं। यह अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। यह मांसाहारी होते हैं। उदाहरण भेड़िया, लोमड़ी, चिड़िया, सांप। यानी द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो दूसरे जीवों को मारकर अपना भोजन लेते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो पौधों से अपना भोजन बनाते हैं। आप देखें तृतीयक उपभोक्ता, यह जीव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर कर रहते हैं। यानी कि ये सर्वाहारी हैं। ये शाकाहार भोजन भी लेते हैं और मांसाहार भोजन भी लेते हैं, जैसे शार्क, बाज, शेर इत्यादि। ये सब सर्वाहारी हैं, इन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। अब देखिए अपघटक, हमने उत्पादक देख लिया, उपभोक्ता देख लिया। उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें स्वपोषी जीव भी कहा जाता है। उपभोक्ता होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो उपभोक्ता होते हैं। वो उत्पादक पर निर्भर होते हैं। और अब देखिए अपघटक क्या होते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो मरे हुए जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा अगर कोई जीव मर जाता है तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो अपघटक होते हैं। यानी कि मरे हुए जीवों के अवशेषों से अपना भोजन बनाते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं। अपघटक वे हैं जो मृत जीवों पर निर्भर हैं, जैसे कौवा, गिद्ध तथा कुछ अन्य अपघटक जैसे बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु, जितने भी कीड़े मकोड़े, जितने भी छोटे छोटे जीव हैं वो अपघटक होते हैं। वो मरे हुए जीवों से भोजन बनाते हैं। पहले हम ऑक्सीजन चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर और कार्बन चक्कर देख लेते हैं। ऑक्सीजन चक्कर क्या होता है, आपने ये साइंस में पढ़ा होगा 9th क्लास में या 10th क्लास में, तो आपका यही रिवीजन हो जाएगा यहाँ। ऑक्सीजन चक्र ये बताता है कि प्रकृति के माध्यम से ऑक्सीजन विभिन्न रूपों में कैसे फैलती है। यानी ऑक्सीजन चक्र में बताता है कि जितनी भी ऑक्सीजन वायुमंडल के अंदर है वो कैसे कैसे अलग अलग भागों में बढ़ती है। यानी कि जीवों के पास कितनी जाती है, पौधों के पास कितनी जाती है, और अपघटकों के पास कितनी जाती है। ये सब ऑक्सीजन चक्कर से हमें मालूम होता है। जो पृथ्वी के चक्कर में भू रासायनिक यौगिकों के रूप में फंस जाती है या पानी में भंग हो जाती है, वो ऑक्सीजन, यानी कि और पानी में कितनी ऑक्सीजन होती है या हवा में कितनी ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन चक्र से हमें मालूम होता है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग 21% है, यानी कि 20.95% ऑक्सीजन है, और यह नाइट्रोजन के बाद दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में गैस मानी जाती है। इसका ज़्यादातर जीवित जीवों विशेष रूप से श्वसन में मनुष्य और जानवरों द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन मानव शरीर का सबसे आम और महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम वायु में सांस भी नहीं ले पाएंगे, और ना ही किसी चीज़ को जला पाएंगे, या फिर किसी चीज़ को गलाने या सड़ाने में भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है। इसलिए ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए कार्बन चक्र, सभी जीवधारियों में कार्बन पाया जाता है। यह सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व है। जैवमंडल में असंख्य कार्बन यौगिक के रूप में मौजूद होते हैं। यानी कि अलग अलग गैस का अलग अलग महत्व होता है अपना। अगर कार्बन भी नहीं होगा तो इस पृथ्वी पर जीवन बहुत ही कम पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाएगा अगर कार्बन नहीं होगा तो। कार्बन चक्र वह प्रक्रिया है जिससे हवा, जमीन, पौधों, जानवरों और जीवाश्म ईंधन के माध्यम से यह चक्कर चलता है। जो कार्बन चक्र होता है वो हवा, जमीन, पौधे, जानवरों और जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं उनके माध्यम से ये चक्कर चलता है, और इन्हीं कारणों से उत्सर्जित होता है। लोग और जानवर हवा में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से छोड़ते हैं, यानी CO2 छोड़ते हैं, जबकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अवशोषित करते हैं और वायुमंडल में वापस ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। यानी कि हम तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पौधे से उल्टी प्रक्रिया है। वो तो
कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए तो कहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि हमें पौधों से ही ऑक्सीजन प्राप्त होता है। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन चक्कर देख लेते हैं। वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन है। ये सबसे पहली गैस है, यानी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन ही है। कुछ विशिष्ट जीव, मृदा, जीवाणु व नीले हरे शैवाल भी इसी प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि जो जितने भी शैवाल या फिर जितने भी कवक शैवाल या कवक या फंजाई जितने भी होते हैं वो वायुमंडल में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया व संबंधित पौधों की जड़ें तथा रंध्र वाली मृदा है, जहाँ से वायुमंडल में पहुँचती है। जो हमारा वायुमंडल है उसके अंदर जितनी मिट्टी, जो हमारे मतलब नाइट्रोजन का जो स्रोत है वो मिट्टी होता है, सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया व संबंधित पौधों की जड़ें, जितनी भी ये क्रियाएं होती है, यानी कि पौधे अपना अगर भोजन बनाते हैं तो उससे भी नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। वायुमंडल में चमकने वाली बिजली व अंतरिक्ष विकिरण द्वारा नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है तथा हरे पौधों में स्वांगीकरण होता है। यानी वायुमंडल में जो बिजली चमकती है उसके द्वारा नाइट्रोजन का यौगिक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वो मृत पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में बदल जाती है। मृत, अगर कोई पौधे मृत होते हैं या फिर उनमें मतलब जीव नहीं होता, या फिर जानवरों के अपशिष्ट, यानी जो जानवर मर जाते हैं उन फिर जो अपशिष्ट बचता है मिट्टी के अंदर, जो अपशिष्ट घुल जाते हैं, उनके अंदर जो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा नाइट्रेट में बदल जाते हैं। वो बैक्टीरिया नाइट्रेट में बदल जाते हैं। वो इसी प्रक्रिया द्वारा होते हैं कि उनमें नाइट्रोजन गैस समावित होती है, फिर उसके बाद वो नाइट्रेट में बदल जाते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसका सेकंड पार्ट फिर कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।